India's inflation was 6.2% in October, which is a 14-month high. हेलो एवरीवन, सीपीआई अक्टूबर 2024 में 6% के आंकड़े को पार कर गया, जिससे इंडेक्स में 6.2% की बढ़त हुई। रिजर्व बैंक का लक्ष्य है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स की बढ़त को 4% पर स्थिर किया जाए। दरअसल लक्ष्य को अब 4% के बजाय 2% करना उचित होगा, क्योंकि विकसित देशों में उनके केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य 2% है। We just had a disappointing GDP result, so the pressure was on it to cut interest rates to spur economic growth. As it turned out, the RBI resisted that pressure. They have kept the lending rates unchanged for the 11th consecutive monetary policy. आज जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रों में इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप वह के केंद्रीय बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू कर दिया है और भारत में इसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी रहना भारत की आर्थिक विकास की प्रक्रिया के पथ पर एक बुरा संकेत हो सकता है। The RBI expected India's economy to grow by 7.2% in this financial year. That forecast has been cut to 6.6%. The inflation forecast has also been raised. इंडेक्स तय करने वाली संस्था ने न सिर्फ ये कहा है कि इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं अधिक महंगी हो गई हैं। मसलन सब्जियों की कीमत में रिकॉर्ड 46% का इजाफा हुआ है। खाद्यान्न की कीमतों में लगभग 9% की वृद्धि हुई है। एडिबल ऑयल करीब 10% महंगा हो गया है। संक्षेप में कृषि उपज की कीमत में वृद्धि से सीपीआई में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं या उनमें थोड़ी गिरावट आई है। It's a tough job being a central banker, tough and often thankless. You don't get credit when the economy booms, but you get the blame when it tanks. Just ask Shaktikanta Das, the governor of the Reserve Bank of India. He was under immense pressure this week. India's latest GDP numbers turned out to be disappointing, a mere 5.4% growth compared to RBI's 7% forecast. So everyone asked the obvious question, will the RBI reduce interest rates? किसी भी वस्तु की कीमत में भारी मात्रा में वृद्धि होने की वजह या तो उसके प्रोडक्शन में गिरावट की वजह से है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि होने के वजह से। पूरे वर्ष प्रखर धूप के प्राकृतिक वरदान वाले भारत जैसे देश में कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अपर्याप्त उपलब्धता होना और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की कम उत्पादकता का कोई कारण नहीं बन सकता। फिर भी भारत में उत्पादन पर्याप्त नहीं है। कृषि क्षेत्र का प्रोडक्शन कम है, इसलिए भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें अधिक हैं। परिणाम स्वरूप देश के गरीब लोग ऐसे उत्पाद खरीदने में समर्थ नहीं हैं और गरीब लोग कुपोषित रह जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतें देश के अधिकांश लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देखा गया है कि भारत में एवरेज कंज्यूमर अपने कुल खर्च का 46% भोजन पर खर्च करता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा खर्च 20% या उससे भी कम नज़र आता है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज में कंज्यूमर को फूड प्राइसेस में वृद्धि के कारण अधिक नुकसान नहीं होता है। लेकिन जबकि हकीकत ये है कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिस्टर अनंत नागेश्वरन का कहना है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कृषि उत्पादन से बढ़ी हुई महंगाई को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो क्या इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कोर महंगाई की वृद्धि दर को ध्यान में रखकर ही ब्याज दर तय करनी चाहिए? लेकिन इस संदर्भ में दो प्रश्न और उठते हैं कि इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर स्थिति क्या है और क्या पॉलिटिशियन भारत में इकोनॉमिक डिसीजंस लेते समय इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसे निर्णयों का गरीबों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पड़ता है। दुनिया की 18% आबादी और केवल 4% ताज़े पानी की आपूर्ति के साथ भारत का कृषि क्षेत्र के सामने एक बड़ी समस्या है। लेकिन इस विषय के विशेषज्ञ सुरेंद्र सूद के अनुसार अगर हम विश्व स्तर पर
पानी की एवरेज अवेलेबिलिटी पर विचार करें तो भारत में पानी की अवेलेबिलिटी 18% ज़्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि हम बारिश के पानी को नहीं रोकते और इसके परिणाम स्वरूप बारिश का गिरने वाला पानी बहुमूल्य मिट्टी को बहाकर समुद्र में मिला ले जाता है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। बारिश के पानी का संचयन करना मुख्य रूप से लोगों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ऐसे काम के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देती है। सरकार बांधों का निर्माण और नहरों का नेटवर्क बनाकर एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस महाद्वीपीय देश में गिरने वाले बारिश के पानी को संचयन के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया आज दिखाई नहीं दे रही है। एक बार बारिश के पानी का संचयन पूरा हो जाने पर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को सिंचाई से लाभ होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। इस वजह से प्राइस इंक्रीमेंट की जो ये महत्वपूर्ण समस्या है, इस पर हम अंकुश लगा पाएंगे। सरकार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होने वाली वृद्धि पर परमानेंट रूप से अंकुश लगाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से फूड इन्फ्लेशन की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2014 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य निगम के गोदामों में भरे अनाज को खुले बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध करा दिया था, जिससे पिछली सरकार यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दर, जो कि पहले 10% था, से घटकर 4% हो गया था। सरकार के पास अनाज का इतना भंडार आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार आज अनाज को होलसेल विक्रेताओं को बिक्री के लिए उपलब्ध कराकर महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकती है। अब सरकार के पास फूड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अलावा कोई पर्याय बचा नहीं है। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अपर्याप्त वृद्धि के कारण जो महंगाई बढ़ती रहती है, इस तस्वीर को बदलना ज़रूरी है। कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ाने के लिए करीब 40 साल पहले शरद जोशी सक्रिय हुए थे, जिनके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि कृषि उत्पादों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस उत्पादन लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुरंत गेहूं और चावल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगभग 33% की बढ़ोतरी कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। ऑपोजिशन के नेता संसद में आने के बाद मांग करते हैं कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण रखे, और संसद के बाहर कदम रखते ही कहते हैं कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार खाद्यान्नों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात माने और इसे लागत से 1.5 गुना कर दे। सभी ऑपोजिशन के दल इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से महंगाई को बढ़ावा देगी। राजनीतिक दलों की इस नीति में बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। भारत के अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी लोगों को इस समस्या में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद न करने के लिए हम सब ने मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत में MS स्वामीनाथन जैसा कृषि वैज्ञानिक महंगाई बढ़ाने वाली सिफारिशें करता है और मोदी सरकार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करती है। ये सारी बातें एक विचारशील व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात हैं। भारत में महंगाई की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज देश की गरीब जनता को आधा पेट रखने वाली पाशविक शक्ति के विरुद्ध जनमत कब एकजुट होगा, इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।